गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सब्जेक्ट हमारा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, और टॉपिक है जो पिछली कक्षा में हमने शुरू किया था एचसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ 2005। देखिए, इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में इसके गठन के बारे में अध्ययन किया था, और साथ ही साथ कुछ समाहित इसमें कौन कौन सी बिंदुओं को समाहित किया गया, अर्थात में कौन कौन से बिंदु थे जिनका योगदान था एनसीएफ 2005 करने का निर्माण करने में। तो हमने बताया था, पहला था बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेशन। बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश। देखिए, एनसीएफ जो 2005 थी, इसका मुख्य सूत्र था बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना भार की अधिगम, यानी कि छोटे स्तर यानी पूर्व प्राथमिक स्तर या प्राथमिक स्तर पर इस कमेटी का ये मानना था कि छात्रों को बिना बोझ के अधिगम प्रक्रिया का समावेशन किया जाना चाहिए, जिससे छात्र अच्छी तरह से बिना बर्डन के रुचिपूर्ण तरीके से अधिगम कर सके। दूसरा है भाषाई शिक्षा का समावेश। भाषाई शिक्षा का समावेश। देखिए, इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन, भाषाई शिक्षा का समावेश से यहाँ तात्पर्य है कि एक ऐसे पाठ्यक्रम की रचना की जाए जिसमें पूर्व प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं उनको 2 वर्ष की अवधि तक मातृभाषा में अधिगम कराया जाए, और उसके बाद बालक अपनी भाषा के अनुसार अध्ययन करने के लिए तत्पर रहे। जो जिसमें अध्ययन करना चाहता है, लेकिन प्रारंभ के 2 वर्ष मातृभाषा में अध्ययन करने पर विशेष बल दिया गया। दूसरा है अनुदेशन का माध्यम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अनुदेशन का माध्यम। देखिए, एनसीएफ 2005 से पहले भी एनसीएफ तैयार हुए थे, सन 1975, सन 1988 और 2000। यह एक विवाद का विषय रहा था कि अनुदेशन का माध्यम किस भाषा को रखा जाए। तो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत अनुदेशन का जो मुख्य माध्यम जो रखा गया था, और यह निश्चित किया गया कि अनुदेशन का जो माध्यम है वो मातृभाषा में ही होना चाहिए। और ये माना कि बालक की विद्यालय में प्रवेश के समय अनुदेशन का जो माध्यम है 2 वर्ष तक, कम से कम 2 वर्ष तक अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, जिससे छात्र आसानी से किसी बात को समझ सके, जिससे छात्रों की पढ़ाई के प्रति कोई अरुचि दिखाई न दे। अगला है सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था। चौथा है सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था। सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ जनरल स्कूल,
कहने का तात्पर्य है इस प्रकार के विद्यालयों का निर्माण किया जाए जहां नीति पूर्वक कार्य किया जाए। एक ही नीति एक ही नियम वाले सामान्य विद्यालय और क्षेत्र विशेष की व्यवस्था और समस्याओं को इंक्लूड करते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण, इस पर विशेष बल दिया गया था। अगला है धर्मनिरपेक्षता का समावेशन। धर्म निरपेक्षता का समावेशन। देखो एनसीएफ 2005 में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि भारत या राष्ट्र पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ तक कि सरकारी संस्थाओं में विशेषकर विद्यालयों में किसी भी प्रकार की धर्म को लेकर के शिक्षा का अध्ययन नहीं कराया जाएगा। सभी धर्मों को समान रूप से महत्व दिया गया था। इसलिए साथ ही साथ ये बताया कि सभी धर्मों का सम्मान और आदर भाव की दृष्टि से देखा जाएगा और किसी भी धर्म का किसी विद्यालय विशेष में ना ही कोई प्रचार प्रसार किया जाएगा। एक तरह से पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष यानी किसी भी धर्म को बारे में किसी भी धर्म के बारे में विशेष महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई दी। अगला है सामाजिक भावनाओं का समावेशन। सामाजिक भावनाओं का समावेशन छठा है सामाजिक भावनाओं का समावेशन। देखिए सामाजिक भावनाओं का समावेशन, इंक्लूजन ऑफ सोशल स्पिरिट्स, यानी सामाजिक भावनाओं के समावेशन से तात्पर्य है कि समाज की जो आकांक्षा है उनकी जो पूर्ति है वो विद्यालय के द्वारा ही संभव होती है। तो इस बात पर विशेष बल दिया गया कि विद्यालय को समाज से जोड़ा जाए, अर्थात विद्यालय व्यवस्था समाज के अनुरूप हो, सामाजिक समस्याओं का इस पाठ्यक्रम में इंक्लूड हो, जिससे कि समाज विद्यालय के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सके और कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में पाठ्यक्रम का विशेष महत्व योगदान होता है। तो इस दृष्टि से एनसीएफ 2005 में सामाजिक भावनाओं के विकास पर विशेष बल दिया गया था। सामाजिक समस्याएं, सामाजिक विकास, इन बातों की पूर्ति एक पाठ्यक्रम, एक विद्यालय के माध्यम से ही की जा सकती है। अगला है राष्ट्रीय एकता का समावेश। 7वां पॉइंट है राष्ट्रीय एकता का समावेश। राष्ट्रीय एकता का समावेश। राष्ट्रीय एकता का समावेश, इंक्लूजन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। कहने का मतलब है पाठ्यक्रम में एनसीएफ 2005 के जो पाठ्यक्रम था उसमें ये जोड़ा गया कि राष्ट्रीय दृष्टि से सभी व्यक्ति एक हैं। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं किया जाएगा। सभी राष्ट्र की दृष्टि में सभी समान हैं और सभी व्यक्ति राष्ट्र के विकास में समान भागीदारी सुनिश्चित करें। इस बात पर यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय एकता किसी भी राष्ट्र के विकास में विशेष महत्व और उत्थान रखती है। तो तब तक किसी राष्ट्र का विकास संभव नहीं होगा जब किसी राष्ट्र के व्यक्ति पूरी तरह से प्रति एक संगठित होकर के कार्य नहीं करेंगे, राष्ट्र को अपना राष्ट्र नहीं मानेंगे। तो इसमें विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता पर विशेष बल दिया गया था। अगला है रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेशन। रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश। देखिए
एनसीएफ 2005 में बालकों की रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। साथ ही साथ अभिभावकों की रुचियों का भी इसमें समावेश किया गया था। तब एनसीएफ 2005 का निर्माण हुआ था, उस समय अभिभावकों के भी विचार लिए गए थे। कोई भी अभिभावक ऐसे विद्यालय में प्रवेश बच्चों का नहीं कराएगा जिसमें रुचिपूर्ण शिक्षा नहीं हो, अर्थात जिसमें बालक या विद्यालय छात्र की और अभिभावकों की रुचि का समावेश नहीं होता है, तो ना ही बालक और ना ही अभिभावक उसके प्रति अपनी रुचि दिखाएंगे। तो इसमें रुचिपूर्ण शिक्षा का विशेष बल दिया गया था। अगला है छात्रों का स्वतंत्र विकास। छात्रों का स्वतंत्र विकास। देखिए, एनसीएफ 2005 में इस बात पर विशेष बल दिया कि छात्रों को स्वतंत्र छोड़ दें, अर्थात उसका जो सूत्र था एनसीएफ 2005 का, बिना भार के अधिगम, यानी कि शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो बर्डन से छात्रों को बर्डन से मुक्त कर दे, अर्थात पूरी तरह से स्वतंत्र रह करके किस खेल के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बालक के विकास या शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया था। अगला है शिक्षक सशक्तिकरण का समावेशन। शिक्षक सशक्तिकरण का समावेशन। देखिए, हम अच्छी तरह जानते हैं किसी भी देश का, राष्ट्र का, समाज का जो विकास है वो शिक्षक पर निर्भर करता है। तो इस दृष्टि से सबसे पहले आवश्यकता इस बात पर बल दिया गया एनसीएफ 2005 में कि शिक्षकों को सशक्त बनाया जाए। जब तक शिक्षक सशक्त नहीं होंगे, शिक्षक व्यवस्थाओं को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, शिक्षक को उसके अनुरूप उसकी सैलरी है, उसकी व्यवस्था है, तब तक छात्र का वह मनोयोगपूर्वक ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा। तो सबसे पहले इस पर विचार किया गया कि शिक्षकों को सशक्त किया जाए, उनकी रुचि के अनुरूप व्यवस्थाएं इंक्लूड की जाए और उनमें अधिक से अधिक आत्मविश्वास की भावना का विकास किया जाए। जब कोई शिक्षक आत्मविश्वास की भावना से भरा होगा, तभी वह निश्चित रूप से छात्रों को अच्छी तरह से अपना आउटपुट दे पाएगा। तो निश्चित रूप से एनसीएफ 2005 में शिक्षक सशक्तिकरण का विशेष बल दिया गया। अगला है अभिभावकों की सहभागिता। 11 पॉइंट, अभिभावकों की सहभागिता। देखिए, एनसीएफ 2005 में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, शिक्षक की रुचि के साथ साथ अभिभावकों की रुचि का भी विशेष ध्यान दिया गया था। एनसीएफ 2005 का निर्माण करते समय शिक्षाविदों के साथ साथ अब कुछ अभिभावकों को भी इसमें सम्मिलित किया गया था, ताकि ऐसा नहीं हो कि एक शिक्षक जो है किसी पाठ्यक्रम का निर्माण अपने स्तर से करते हैं, लेकिन अभिभावक भी उसमें अपनी समस्याओं को, अपनी व्यवस्थाओं को जब तक संतुष्ट नहीं होता है, तब तक अभिभावक किसी भी विद्यालय में अपने छात्र को पढ़ाना पसंद नहीं करता है। समाज की क्या समस्या है, समाज की कैसे हम विकास कर सकते हैं, तो जब तक अभिभावक और छात्र के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें अभिभावकों के माध्यम से स्पष्ट की गई। तो निश्चित रूप से अभिभावकों की सहभागिता एनसीएफ 2005 का मुख्य बिंदु था। अगला है पूर्व कार्यक्रमों का समावेश। पूर्व कार्यक्रमों का समावेश। देखिए, एनसीएफ 2005 में
इससे पहले जो एनसीएफ बन करके तैयार हुए थे, एनसीएफ 1975, 1988 और 2000, तो इसमें पूर्व कार्यक्रमों का इसमें समावेशन किया गया था कि उनको वे कार्यक्रमों का समावेशन किया गया था जो कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से चले आ रहे थे। अगला है कक्षा कक्ष व्यवस्था पर विचार। कक्षा कक्ष व्यवस्था पर विचार। देखिए, कक्षा कक्ष व्यवस्था से विचार से तात्पर्य यहाँ ये है कि बालकों को प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम क्या होगा। तो इसमें स्पष्ट किया कि मातृभाषा ही बालकों की प्रारंभिक शिक्षा का आधार होगी, जिसमें कि अवधि कम से कम 2 वर्ष रखी गई, और उसके बाद बालक अपनी इच्छानुसार कि जिस भाषा के माध्यम से अध्ययन करना चाहता है वह आसानी से कर सकता है। साथ ही साथ प्रत्येक शिक्षक के बारे में यह बताया कि शिक्षक छात्रों को पढ़ाते समय किस मातृभाषा का प्रयोग करें, क्योंकि अलग कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, अलग अलग जगह से आने वाले जो बालक होते हैं, तो उनको हर एक छात्रों को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की भाषाई आधार पर शिक्षकों का नियुक्ति प्रदान पर विशेष बल दिया गया। अगला है मानवीय मूल्यों का समावेश। चौथा है 14वां मानवीय मूल्यों का समावेश। मूल्यों का समावेश। देखिए, एनसीएफ 2005 में मानवीय मूल्यों का समावेश पर विशेष महत्व दिया। नैतिकता है, मानवता है, क्योंकि मानवीय मूल्यों का समावेश बालक के अंदर भारतीय संस्कृति को बनाए रखने की पूरी तरह से व्यवस्था रखता है। और इसमें मानवीय मूल्य जब बालक के अंदर नहीं होंगे तब वह कि ना ही समाज का नागरिक बन सकता है, ना किसी देश का, राष्ट्र का नागरिक नहीं बन सकता है। तो इसमें एनसीएफ 2005 में के योगदान में इस बिंदु का विशेष महत्व रहा था। आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। एनसीएफ 2005 के कार्यक्रम निर्माण में जो मुख्य बिंदुओं का योगदान रहा था, ये बिंदु थे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।